हेलो फ्रेंड्स, राजनीति विज्ञान हो, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन की बात हो रही हो और सोक्रेट्स की बात हो, ये हो नहीं सकता। वेस्टर्न फिलोसफर्स में सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट फिलोसफिकल आइडियोलॉजीज हैं वो लगभग सोक्रेट्स के समय या सुकरात के समय से चालू थी। सोक्रेट्स का जीवन कैसा था इसको भी हम समझेंगे, लेकिन पहले ये समझेंगे कि आखिर वो एथेंस में पहले से रह रहा था, मतलब उसका जन्म वहां हुआ था, या विदेशी सोफिस्ट के रूप में आया था, क्योंकि बहुत सारे सोफिस्ट जो थे एथेंस में बाहर से आते थे। तो एथेंस में जन्म होता है सोक्रेट्स का 470 बीसी में, और उसकी जो डेथ है वो 399 बीसी हो जाती है। लगभग ऑलमोस्ट 71 ईयर्स जो थे उसने वहां पे बिताए थे। और उसके ऊपर सबसे बड़ा जो प्रभाव था वो पेरिक्लीस का था। पेरिक्लीस खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन रहा था, वहां का राजनेता, सेनापति भी था, जिसने 3 चीजों को लागू किया था। यानी कि एथेंस के चुनाव में या लोकतंत्र में, आप कह सकते हैं लोकतंत्र में, निम्न वर्ग की भूमिका को लेकर के आया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कि निम्न वर्ग को उसमें शामिल करना। दूसरी चीज थी कि वो जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेनापति के साथ स्टेट्समैन भी था, इसलिए वो बहुत अलग अलग पॉलिसीज बनाता था। और उसने सरकारी, यानी जो सरकारी जो कर्मचारी थे उनको वेतन देने की बात कही थी। ये कितनी बड़ी बात उस समय के समय है कि इससे उनकी स्वामी भक्ति बनी रहे, उससे उनका दिमाग जो है कायदे से लगा रहे। तीसरा था, इसने स्पार्टन के साथ में एक युद्ध हुआ था, स्पार्टन के साथ में, जिसको आप पेलोपोनेशियाई युद्ध के नाम से जानते हैं, उसमें भाग लिया था। और उसी तरीके से ये सुकरात इससे बहुत ज्यादा प्रभावित भी रहा। तो सुकरात का जो टाइम पीरियड था वो अपने समय में पूरी तरीके से एक प्रकार से नागरिक कर्तव्यों को, अपनी ड्यूटीज को पूरी तरह निभाता रहा, और अंत में वो उसकी डेथ भी वैसे हुई। इसके अलावा वो सिपाही भी था। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो एक सिपाही भी था, वो भी पैदल सेना का। अब सिपाही के ऊपर सेनापति का जो है वो इम्पैक्ट पड़ना आवश्यक है, क्योंकि सेनापति जो है वो नेता की तरह होता है। ऐसी कंडीशन में उसके ऊपर पेरिक्लीस का प्रभाव पड़ना तय था। 424 बीसी में एक डेलियम की लड़ाई में उसने फिर से भाग लिया था, जहां पे उसको बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है। फिर वो जब 65 इयर्स का होता है तो वो एथेंस की काउंसिल का मेंबर बन जाता है। कब? 65 इयर्स की एज में वो एथेंस की काउंसिल का मेंबर बन जाता है। ये कुल मिलाकर के जीवन में बहुत बड़ी चीजें थी। लेकिन ये तो जो आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज या इस प्रकार की चीजें वो आप देख रहे हैं, कैसे उस समय वो लोगों को कैसे कहाँ प्रभावित कर रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे वो आगे बढ़ रहा था। सुकरात का जो नागरिक जीवन था, मतलब एक सिटीजन की तरह, उसने कभी भी उन लिमिटेशंस को कभी भी वायलेट नहीं किया, लॉ को कभी वायलेट नहीं किया। और इसके एक चीज और थी, अगर कोई इनवैलिड ऑर्डर होता था तो वो उससे कभी सहमत भी नहीं होता था। तो बारकर बोलता है उसके बारे में कि नागरिक कर्तव्यों का अडिग रूप से पालन और नागरिक वित्त की सीमाएं लांघने की जो दृढ़ता पूर्वक अस्वीकृति, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो सुकरात के जीवन में सबसे ज्यादा दिखती हैं। तो सुकरात के जीवन का जो रहस्य है वो उसके आत्मविश्वास और उसका जो कैरेक्टर है उसमें दिखती है। उसके फादर जो थे एक आर्टिसन थे, शिल्पी थे, और उसके बावजूद उसने अपना पूरा का पूरा जो टाइम था, लाइफ था, वो अपनी स्टडी में लगाया। और उस समय की जो महान विभूतियां रही उसमें वो एक इंपॉर्टेंट रोल उसने प्ले किया। बर्ट्रैंड रसेल का नाम आपने सुना होगा। वो लिखते हैं कि कुछ व्यक्तियों के विषय में, अगर कुछ व्यक्ति को विषय की बात करें तो कुछ व्यक्तियों के विषय में हम निश्चित रूप से बहुत अधिक जानते हैं, लेकिन सुकरात के संबंध में हम ये कह सकते हैं कि हम अधिक जानते हैं या कम, ये पता नहीं। इसका कारण ये है कि सुकरात के संबंध में प्लेटो, जेनोफेन या एरिस्टोफेन ने जो भी लिखा है अथवा जो भी चित्र खींचे गए उसमें परस्पर कोई तालमेल नहीं मिलता है। सभी शब्द चित्र जो थे, वो सभी जो उसके पोर्ट्रेट थे, वो सुकरात के जीवन की कुछ निश्चित जो घटनाएं हुई हैं उनको एक क्रम में बांधने की जो एफर्ट थे, जो प्रयास थे, वो किए गए थे। तो इस प्रकार से सुकरात को अगर हम फिर से समझें कि सुकरात के जीवन में और क्या होने वाला था, किस तरीके से वो उन सभी जो कंडीशंस थी, पॉलिटिकल कंडीशंस आप कह सकते हैं, जो समय की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन रही हो, जो समय के आसपास के जो नगर स्टेट थे उनकी जो थी, ये सारी चीजें, उसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा था। फिजिकल मतलब फिजिक्स में भी उसकी काफी दिलचस्पी थी,
लेकिन वो आगे चल करके और गूढ़ जिज्ञासा में आगे प्रवेश करता रहा। ये जैसे सादा कादक होते हैं उसमें आगे चलता रहा। जब उसको कैपिटल पनिशमेंट दिया गया, मृत्यु दी गई, तो भी उसको लोगों ने कहा कि आप चले जाइए, छोड़ दीजिए। उसने कहा नहीं, मैं जो हूं ये कहता हूं कि ये सच है कि कानून ने मुझे क्षति पहुंचाई है, लेकिन मैं केवल एक व्यक्ति ही हूं, इसलिए मुझे अनुचित दंड का प्रभाव केवल मुझ पर ही पड़ रहा है। यदि मैं कारागार से भागूंगा तो कानून और एथेंस दोनों को क्षति पहुंचेगी और ये बहुत बड़ा अपराध होगा। इसलिए उस समय के लोगों पर उसका एक बहुत बड़ा असर पड़ा। लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें कि उसके जीवन में क्या क्या हुआ, क्या मिशन था, मेथड्स क्या थे, ये जानना भी जरूरी कि जीवन का उद्देश्य क्या था। तो वो जीवन भर तीन चीजों पे आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा, सत्य, ज्ञान और न्याय। यानी उसकी तीन चीजें जो थी जिसपे उसने काम करने की कोशिश की, सत्य और ज्ञान और न्याय, ये तीन चीजों पर वो चलता रहा। यानी इन्हीं तीन चीजों पर उसने जानने की सबसे ज्यादा कोशिश करी। उसके अनुसार जो उस समय के जो लोग थे वो कहते थे कि भाई उसके उद्देश्य की चेतना जो है वो डेल्फी की देववाणी की उसमें देखने को मिली। वो उसे यूनान का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी कहा गया। डेल्फियोरेकल यानी डेल्फी की देववाणी के कारण सुकरात के जीवन और दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। वो यह नहीं समझ पाया कि यूनानियों में सर्वाधिक वो बुद्धिमान किस प्रकार है, तो उसने देववाणी को परखने का प्रयास किया। उसने लोगों से प्रश्न करके और प्रश्न द्वारा उन्हें अपने से अधिक बुद्धिमान सिद्ध करके देववाणी को गलत प्रमाणित करना चाहा, लेकिन हो गया उल्टा। जब उसने देखा कि दूसरे लोग इतने नासमझ हैं कि किसी चीज के बारे में कुछ ना जानने पर भी अपने आप को जानकार कहते हैं, तो उसको समझ में आ गया कि भाई डेल्फी के देवता ने मुझे संसार में किसी विशेष निमित्त के लिए भेजा है। तो उसने क्या किया, उसने झूठे ज्ञान के खिलाफ जिहाद बोल दिया और सच्चे ज्ञान के प्रचार में जुट गया। सुकरात के इस परिवर्तन को बारकर ने सुकरात के धर्म परिवर्तन की संज्ञा दे दी। बारकर ने बोल दिया कि सुकरात जो है वो जब इस ज्ञान को पलटने लगा तो उसने कहा कि भाई ये जो है ज्ञान का धर्म परिवर्तन है। तो उसने इस फेज को धर्म परिवर्तन कह दिया। धर्म परिवर्तन इसलिए कह दिया क्योंकि ये उस प्रकार के धर्म की बात नहीं थी, ये ज्ञान और अज्ञानता की बात थी कि पहले वो उसी चीज को हटाना चाहता था। उसे लगता था कि वो उतना जानकार नहीं है, इसलिए वो अक्सर कहता था कि मुझे इतना पढ़ने के बाद पता चलता, इतना अध्ययन करने के बाद पता चलता कि मुझे कुछ नहीं पता। तो सत्य की खोज और अज्ञानता को जो समाप्त करने का उसका जो मिशन था, उसके लिए उसने एक अलग प्रकार की जो मेथड था उसको अडॉप्ट किया हुआ था। उसने अपने ना तो अपने विषय को प्रोज में या पोएट्री में एक्सप्लेन किया, ना ही सोफिस्टों की तरह वो जो है क्रोनोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन में उसको आगे लाता गया। उसके अलावा मतलब उसके अगेंस्ट उसने एक क्वेश्चन आंसर सिस्टम को अपनाया जिसको संवाद प्रणाली कहा जाता है। यानी इसने अपने अपने एक मेथड को संवाद प्रणाली की तरह प्रस्तुत किया। संवाद प्रणाली में क्वेश्चन भी खुद ही करता है और आंसर भी खुद ही देता है। तो क्वेश्चन और आंसर मेथड पे उसने कन्वर्ट किया। इंडिया में भी एक बुक थी मिलिंद पन्नू, उसमें भी कहा जाता था कि क्वेश्चन आंसर फेस में वो किसी भी व्यक्ति से न्याय, सदाचार, ये जो है भक्ति, साहस, ऐसे शब्दों का अर्थ पूछता रहता था। तब प्रश्न और आंसर उत्तर के द्वारा वो उस व्यक्ति के विचारों की अस्पष्टताओं और असंगतियों को ढूंढने की कोशिश करता था और अंत में वो उस व्यक्ति को बता देता था कि वो किस प्रकार अज्ञानता को ही ज्ञान समझे हुए है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आंसर जो कम्युनिकेशन होता था उसमें जो लोग हार जाते थे तो उससे वो लोग उसके खिलाफ बहुत ज्यादा मतलब गुस्सा हो जाते थे और उनको लगता था कि हमारा जो है अपमान हुआ है। तो इसकी ये जो मेथड था वो एक व्यवहारिक और उस समय की नई मेथड था, क्योंकि इससे जो है वो लगातार हर लेयर में जो है क्वेश्चन को जो है निकालता रहता था और उस क्वेश्चन से वो अपने क्वेश्चन को फिर एक सत्य के करीब ले जाता था, जहां पे उसको लग जाता था कि भाई झूठ जो है ये खत्म होना चाहिए। तो ये कहानी जो है समय की चलती रहती थी। तो सुकरात का जो उद्देश्य था वो ना तो नकारात्मक रूप से दूसरे के अज्ञान का भंडाफोड़ करना होता था और ना ही धनात्मक रूप से कोई
सत्य अनुसंधान करने में उसकी सहायता करना था। क्रासमैन कहता है कि वो अपने श्रोताओं को नवीन और रोचक विचार ही नहीं देता था, बल्कि एक नर्स की भांति उससे गर्मशील मस्तिष्क को नवीन सत्यों के प्रजनन में भारी सहायता करता था। तो सुकरात ने कभी भी जो कुछ कहा उसको कभी लिखा नहीं किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे, लेकिन उसके जो विचार थे वो उसके कंटेम्परेरी लोगों में एक अलग प्रकार के चीजों को जन्म दे के गए। तो पहले हम लोग सुकरात की बात करते हैं कि सुकरात का जो दर्शन है वो क्या है। तो सुकरात का जो दर्शन है, वो फिलॉसफी है, वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का सिद्धांत है, ज्ञान का सिद्धांत। तो जब आप दो चीजें देखते हैं, ज्ञान का सिद्धांत, तो ज्ञान और सिद्धांत दोनों को समझना जरूरी है कि प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज अगर कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज। अब जब आप प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज क्यों बोलते हैं कि प्रिंसिपल में नॉलेज भी है और नॉलेज में कोई ना कोई प्रिंसिपल भी है, ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है कि जब ज्ञान होगा तभी कोई सिद्धांत हो सकता है, सिद्धांत के द्वारा ज्ञान को और प्योरीफाई किया जा सकता है, पहली चीज है। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि भाई ज्ञान जो है जिस प्रकार है इस समय, तो वो दो प्रकार के ज्ञान की बात करता है, और उसने एक नया सिद्धांत निकाला जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ टू नॉलेज, ये ज्ञान द्वय का सिद्धांत कहा जाता है। क्या देता है? ज्ञान द्वय का सिद्धांत, दो प्रकार का होता है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ टू नॉलेज। तो जब हम डॉक्ट्रिन की बात करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ टू नॉलेज, तो ज्ञान द्वय का सिद्धांत इसे हिंदी में कहा जाता है। इसका मतलब है कि भैया जो ज्ञान है वो दो प्रकार का है, भारत में भी आपको देखने को मिलता है। वो क्या ज्ञान है? एक बाह्य ज्ञान है जिसको अपॉरेंट नॉलेज कहते हैं, अपॉरेंट नॉलेज या बाह्य ज्ञान। तो इसको दो भागों में हम लोग यहाँ दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो बाह्य ज्ञान जो हम अनुभव के जो ये सब चीजें जो मतलब दिखावा है, जो बनावटीपन है, इससे हम जानते हैं, इसको कहते हैं बाह्य ज्ञान। और बाह्य ज्ञान जो है वो जो दिखता है उसी के आधार पे होता है, जो लोग आप देखते हैं जो होता है। दूसरा होता है वास्तविक नॉलेज, रियल नॉलेज। तो ये वास्तविक ज्ञान है। अब वास्तविक ज्ञान और बाह्य ज्ञान, तो आप कहेंगे सर इंडिया में ये पहले भी बता चुके हैं, तो हकीकत से बता चुके हैं, इसको अपॉरेंट नॉलेज बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है, तो इसके कुछ हम टूल्स ले लेते हैं कि टूल्स में क्या क्या चीजें आ जाएंगी। टूल्स में सबसे पहली चीज आती है कि दिखावटी और लोक व्यवहार, यानी इसका अगर पॉइंट देखा जाए तो ये क्या होगा, दिखावटी होगा। और दूसरा पॉइंट है कि लोक व्यवहार, जो सामने दिख रहा है उसी की बात हो रही है, ये बाह्य ज्ञान की बात है। इसका जो टाइम है वो क्या है, इसका जो टाइम है वो डिफाइंड नहीं है, मतलब कब तक होगा नहीं होगा, अवधि अनिश्चित है। इस बाह्य ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान भी बोला जाता है। इंद्रिय ज्ञान क्या है? इंद्रिय ज्ञान वो ज्ञान होता है जो मनुष्य इंद्रियों के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पाता है, जैसे सुनने से, देखने से, सूंघ के, चख करके, इन चीजों से ये से इंद्रिय ज्ञान कहा जाता है। इसके द्वारा जो हमको एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, उसके आधार पर जिस मत या विश्वास का निर्धारण करता है, वह ज्ञान प्रथम प्रकार का ज्ञान यानी बाह्य ज्ञान होता है। इसे अनुभव सिद्ध विश्वास भी कहा जा सकता है। सुकरात कहता है कि इस प्रकार के ज्ञान का कोई दृढ़ आधार नहीं होता है, उसमें परिवर्तन और अदल बदल की जो व्यवस्था है वो होती रहती है। यह ज्ञान क्या है? ये नश्वर है, नश्वर यानी खत्म हो सकता है, समाप्त हो सकता है, परिवर्तनशील है, बदल सकता है, क्योंकि सभी जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, वो भी नश्वर और क्षणभंगुर हैं। तो वास्तविकता में ये फिजिकल जो नॉलेज है वो ये है, जबकि ज्ञान का जो रियल नॉलेज होती है वो अलग है। तो सुकरात का जो ये जो बिलीव था, उसके अगेंस्ट में सोफिस्ट ने केवल इंद्रियों से अनुभूत होने वाले बाह्य जगत तक ही सीमित होकर के इसको देखने की कोशिश की। और यहाँ पर जो है रियल नॉलेज या ट्रू नॉलेज जो है वो बोलता है कि दूसरे प्रकार की जो ज्ञान है वो क्या है, ट्रू नॉलेज है, ट्रू नॉलेज। तो आप
इसको भी आप समझ सकते हैं कि इंडिया में इस प्रकार की चीजें देखने को अक्सर मिलती रहती हैं। ये इंडिया में भी रहा है कि बाह्य ज्ञान और ट्रू नॉलेज, वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान क्या है? ये कार्य और कारण का, यानी अगर हम यहाँ देखें तो इसमें कार्य और कारण, ये यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्य और कारण, यूपीएससी में भी कार्य और कारण की बात होती है कि कार्य और कारण के संबंध का ज्ञान है, और इस पर मनुष्य का जो अधिकार है वो ज्यादा लंबे समय तक रहता है, यानी स्थायी ज्ञान हो सकता है। तो सुकरात कहता है कि ये ज्ञान जो है सार्वजनिक है, सर्वकालिक है। सुकरात का ये अपना ओपिनियन था कि जो वर्ल्ड के सभी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, फिजिकल चीजें हैं, उसके पीछे एक और एलिमेंट, एक तत्व छुपा रहता है, और वो सभी जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं वो किसी न किसी ऐसे विचार या सत्ता का प्रतिनिधित्व करती हैं जो शाश्वत, अनश्वर और अटल हैं। मतलब कोई ना कोई थॉट जो है उन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के पीछे भी रहता है। इसी विचार या सत्ता का जो साक्षात्कार करना है, ये प्रत्येक मानव का चरम लक्ष्य है। इसी ज्ञान को सुकरात ने वास्तविक ज्ञान या यथार्थ ज्ञान के नाम से पुकारा है। ये ज्ञान अचल है, अडिग है, अटल है, और इसमें कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं हो सकता। यह एक निरपेक्ष और अमर सत्य है। वास्तविक अथवा सत्य ज्ञान जो है सार्वभौमिक तत्वों का ही होता है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि सार्वभौमिक तत्वों का होता है, सार्वभौमिक तत्वों का ही ज्ञान होगा। ये जो ट्रू नॉलेज है, दोनों चीजें आपको समझनी है, और इसीलिए हमें केवल इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। सुकरात की यह भी मान्यता थी कि एक व्यक्ति में कितना ज्ञान है या इतने महत्व का नहीं है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये इतनी बड़ी बात ही नहीं है कि कितना उसे पता है। दूसरी चीज ये है कि जितना महत्व किस चीज का, महत्व इस चीज का है कि उसने उस ज्ञान को किस प्रकार से प्राप्त किया, किस प्रकार से ज्ञान जो है उसने अटेन किया। वास्तव में ज्ञान प्राप्त की कसौटी क्या एवं कैसे न होकर क्यों का उत्तर ढूंढना है। यानी ज्ञान जो है वो क्यों आएगा, क्यों का उत्तर ढूंढना चाहिए, वाई, क्यों का उत्तर ढूंढना ही ये वास्तविक ज्ञान में आता है। तो वर्च्यू इज नॉलेज, ज्ञान गुण है। क्या है? ज्ञान गुण है, ये आपने पहले भी पढ़ा है। वर्च्यू इज नॉलेज, ज्ञान गुण है। अब ज्ञान गुण क्यों है ये भी हम समझते हैं, इसकी बात क्यों कही गई कि वर्च्यू इज नॉलेज। वर्च्यू इज नॉलेज, ये कई बार कोटेशन आ भी जाता है, आपने देखा होगा निबंध लिखने में या कहीं फेस को प्रूव करने में, एक्सप्लेन करने में भी आ जाता है। तो सुकरात के दर्शन का जो दूसरा बड़ा प्रिंसिपल है वो ये है कि ज्ञान और साधुता या गुण, इसमें कोई अंतर नहीं, यानी ज्ञान, नॉलेज और वर्च्यू में कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे हम समझते हैं ज्ञान इसकी बात करें और गुण, ये ज्ञान और गुण। अब गुण का मतलब क्या है? साधुता की बात हो रही है, गुडनेस की बात हो रही है, साधुता, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी जो ज्ञान है वो अपने आप में ही गुडनेस है, सत है, गुड है, गुड और बैड। तो मनुष्य अज्ञानता के कारण ही क्या करता? अधर्म की ओर जाता है। यदि उसे ज्ञान हो जाए तो वो पाप कर्म करेगा ही नहीं। सुकरात ने सत्य ज्ञान को ही शिवम अथवा सद्गुण के नाम से पुकारा है। सद ज्ञान को, सत्य ज्ञान को। तो सत्य ज्ञान को क्या बोला है? सत्य ज्ञान को बोला है शिवम। जैसे हमारे यहाँ बोलता है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ज्ञान। तो सत्य ज्ञान क्या है? सत्य ज्ञान जो है शिवम है या सद्गुण है, वर्च्यू है या गॉडनेस है, गुडनेस है। तो गुडनेस और वर्च्यू, यानी सत्य ज्ञान ही शिवम है, जिसको आप कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये जो है क्या है? शिवम है, गुडनेस में है, राइट। अब ये गुडनेस में है तो उसका कहना है कि केवल वही ज्ञान वास्तविक सत्य और चिरंतन होगा जो सत्य की कसौटी पर खरा उतरेगा। धर्म को इसी आधार पर बाद में देखा भी जाता है। तो जो सत्य इस प्रकार खरा उतरेगा वह अवश्य कल्याणकारी भी होगा।
क्योंकि सत्य कभी अकल्याणकारी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार वास्तविक सत्य जो है उसकी वास्तविक गुणात्मा का समानार्थी है। सुकरात कहा करता था कि सत्य बोलने का ज्ञान प्राप्त करते ही यदि हम उसे आचरण में नहीं लाते हैं तो हमें केवल भ्रांति है, वास्तविक ज्ञान नहीं। यानी सत्य बोलने का ज्ञान प्राप्त करते ही उसे आचरण में भी लाना है। मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, उसे बुद्धि से जो सत्य ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही उस पर आचरण करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। फॉलो करने के अलावा अगर ज्ञान आपको होता है तो ज्ञान बेकार है। यानी उसको फॉलो करना भी जरूरी है, उसको आचरण में लाना भी जरूरी है। सुकरात के लिए जो ज्ञान है वो एक बौद्धिक विश्वास मात्र ना होकर के क्या है, संपूर्ण हृदय एवं आत्मा की एक ऐसी अनुभूति है जो कि आत्मा को आलोकित करती है। ये छोटी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर सुकरात के राजनीतिक विचार की बात करें, पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं कि सुकरात का जो राजनीतिक विचार क्या है। पॉलिटिकल थॉट होना, बहुत पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से आपको कई सारे जो आइडियाज हैं वो समझ में आ जाते हैं, कई सारी ओपिनियन समझ में आ जाती है कि राजनीतिक विचार क्या है। तो राजनीतिक विचारों का जो जन्म है वो उसके नैतिक और ज्ञान संबंधी विचारों से ये आपको समझ में आ जाएगी। तो वो क्या बोलता है, राजनीति एक कला है। क्या बोलता है, राजनीति जो है एक कला है। ये सुकरात का कहना है कि राजनीति जो है एक कला है। अब अगर कला है तो उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। और कला कैसी है और क्यों है, एक ऐसी विशेष निपुणता की आवश्यकता की जरूरत पड़ती है जिससे हर एक व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। देखिए पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या, आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति पॉलिटिक्स में अपने ज्ञान को देता है, लेकिन ये कह रहा है कि भाई ये बहुत एक आर्ट है, सबके लिए नहीं है। इसीलिए इस कला को केवल ज्ञानी व्यक्ति सीख सकता है और इसके आधार पर वही शासन कर सकता है। शासन करना भी एक कला है, क्योंकि राजनीति ही एक कला है। इसलिए इसमें शासन करने वालों को राज्य में जो मौजूद सभी व्यक्तियों के साथ संबंध बनाए रखना जरूरी भी है। उसे सबके साथ भलाई का व्यवहार भी करना पड़ता है, क्योंकि सर्वसाधारण के लिए सबसे कठिन काम भलाई का काम करना है। सुकरात के अनुसार राजनीति यदि कला है तो राजनीतिज्ञ एक कलाकार है। तो क्या हो गया, राजनीतिज्ञ जो है एक कलाकार है। ये भी आपको समझना पड़ेगा। राजनीतिज्ञ जो है वो क्या है, एक कलाकार है। अब ये जब कलाकार होगा और राजनीति एक कला होगी तभी इसमें क्या आएगी, निपुणता आएगी। यानी ये निपुणता जो है आवश्यक है। अगर निपुणता नहीं है तो राजनीति जो है वो आसान नहीं है, जिसको लोग आसान मान लेते हैं। तो राजनीति जो है विशेषज्ञों का क्षेत्र है और इसके जो निर्णय है वो बहुसंख्यक द्वारा कराना जो है ये गलत है, क्योंकि इसमें निपुणता होनी जरूरी है। सुकरात एथेंस की राजनीति से बहुत ज्यादा परेशान रहता था, इसलिए उसने वहां की जो पॉलिटिक्स थी उसका डायरेक्ट एक्सपीरियंस किया था और उसे उस टाइम पीरियड में जो डेमोक्रेसी है उसको क्रिटिसाइज करना पड़ा कि भाई डेमोक्रेसी गलत है। तो उसने क्या कर दिया, उसने जो है लोकतंत्र की आलोचना करी। लोकतंत्र की आलोचना क्यों करी वो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई सबके लिए नहीं है, पॉलिटिक्स सबके लिए नहीं है। जो आप देखते हैं आज हर आदमी पॉलिटिक्स पे अपना ज्ञान दे रहा है वो गलत है। सुकरात जो है वो एथेनियन जनतंत्र की जो आलोचना है वो करता है और उसमें बहुत सारे रीजन भी देता है कि क्या क्या रीजन थे। तो बोलता है कि जो उस समय के एथेंस में जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स हैं, कमांडर इन चीफ्स हैं, जो जस्टिस हैं, वो क्या है, उनके चुनाव कैसे होते हैं, लॉटरी और पर्ची डाल के होते हैं। इसलिए इसमें क्या होता है, अयोग्य और साधारण व्यक्ति भी जो है राज्य के हायर लेवल पे पहुंच जाते हैं, जबकि वे कभी भी राज्य के लिए संकट बन सकते थे। इसलिए सुकरात ने इस व्यवस्था प्रथा का विरोध करते हुए लोकतंत्र को ही गलत बता दिया कि भाई ये लॉटरी सिस्टम नहीं होना चाहिए। उस समय एथेंस की असेंबली में जनसाधारण को भी वही स्थिति प्राप्त थी जो सार्वजनिक मामलों के विशेषज्ञ राजनीतिज्ञों को मिली थी, और दोनों को वोट डालने का समान अधिकार था। यानी घोड़े और गधे को समानता का दर्जा देना, इस स्थिति को सुकरात अवांछनीय और घातक मानता है। यानी कहता है कि घोड़े और गधे एक साथ नहीं हो सकते, घोड़े और गधे एक साथ नहीं हो सकते, एक साथ नहीं हो सकते। ये एक इंपॉर्टेंट है।
ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये आपको समझ में आता चल रहा है, क्योंकि ये एक निपुणता का काम है, रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं है। बात है कि रिप्रेजेंटेशन में भी निपुण लोगों को मौका मिलना चाहिए, जो बगैर इस प्रकार की जो व्यवस्था में नहीं है उनको नहीं मिलना चाहिए। और फिर वो डेमोक्रेसी को इसीलिए भी क्रिटिसाइज करता है कि उसमें जो पॉलिटिशियंस हैं, उनका जो जस्टिस का जो मेथड है वो सिर्फ जनता को प्रसन्न करने के लिए है। यानी अगर सिर्फ जनता को प्रसन्न करने के लिए जस्टिस दिया जा रहा है तो वो कभी भी सही जस्टिस नहीं हो सकता। इसलिए वो सबसे बड़ा जो है वो इसका औड़ंगा मानता है। वो ये भी कहता है कि जब हम जूते की मरम्मत के लिए मोची और लकड़ी के सामान की मरम्मत के लिए बढ़ई को समझते हैं, तो फिर राज्य का संचालन करने के लिए प्रशासनिक कला में दक्ष व्यक्तियों को क्यों नहीं लाते हैं। यानी एक तरफ वो बोलता है कि भाई जूते की जो मरम्मत है वो मोची कर रहा है, और मोची कर रहा है, और लकड़ी के लिए कारपेंटर या बढ़ई है। तो ऐसी कंडीशन में पॉलिटिक्स यानी जो राजनीति है वो प्रशासनिक या किसी भी लेवल के लोगों के लिए हो, लेकिन वो जो है दक्ष होने चाहिए, यानी उनके अंदर प्रशासनिक राजनीतिक दक्षता होनी चाहिए। उसी प्रकार के जो लोग हैं उसको चाहिए। सुकरात ने कानूनों को अत्यधिक पवित्र एवं महत्वपूर्ण माना। सुकरात जो है कानून को एक प्रकार का समझौता मानता था। क्या मानता था? कि कानून जो है वो क्या है, वो एक प्रकार का समझौता है। समझौता जब भी होगा तो दो लोगों के बीच में होगा, दो संस्थाओं के बीच में होगा, किसी न किसी जगह पे होगा। यानी कानून जो है वो एक प्रकार का समझौता है। उसका विचार था कि कानूनों में मानव समाज की जो बौद्धिक अनुभूति है, अनुभूतियों की उनकी राशि संचित रहती है कानूनों में। यानी ये जो बौद्धिक अनुभूति है वो उसमें रहती है, और उसका पालन करना हर एक व्यक्ति का परम कर्तव्य होना चाहिए। कानून को तोड़ने वाला व्यक्ति उसके मत में राज्य के विपरीत कार्य करने वाला व्यक्ति है, इसलिए उसने जो है मृत्युदंड को भी चुन लिया था, भागा नहीं था। सुकरात से पहले यूनान में जो सोफिस्ट रहते थे, वो उन्हें कानूनों पे विश्वास नहीं था, वो कानूनों में विश्वास मानते नहीं थे। वे कानूनों को काल्पनिक मानते थे, इम्प्रैक्टिकल मानते थे, कहते थे कि मानवीय आचरण के पथ प्रदर्शन करने के लिए कानून ठीक नहीं होते हैं। तो सुकरात का एक अपना अलग ओपिनियन था कि कानूनों की जो संचित राशि है उसको स्टडी करने के लिए कुछ ऐसे करेक्टर रिलेटेड, ऐसे फॉलो करने वाले नियम कानून, ऐसे लॉज बनाने चाहिए जो सबके लिए उपयोगी हों। इसीलिए सुकरात जो है वो राज्य के शासन करने के लिए कानूनों को प्रमुख मानता है। वो कानूनों को ईश्वर का आदेश कहता है कि कानून जो है वो क्या है, कानून जो है ईश्वर का आदेश है। ईश्वर का आदेश ही वो इसलिए मान रहा क्योंकि इसका पालन करना सबके लिए जरूरी होगा। परम कर्तव्य बता दिया, परम कर्तव्य बता दिया। जब परम कर्तव्य जाए तो वो जरूरी हो गया। अब जो है शासन और शासित आदेशों, यानी शासन को, जो शासन करने वाले लोग हैं, जो शासित लोग हैं, दोनों को ही कानून के अधीन होना चाहिए। इसीलिए वो कहता है कि दोनों के लिए कानून की परिधि में कार्य करना आवश्यक है। किसके लिए? शासक के लिए, शासित के लिए। वो ये भी कहता है कि कानून जो है नागरिकों के कार्यों की सुविधा के लिए एक सुपरी समझौता है, जिसके बाहर ना तो कोई कार्य कर सकता है, ना ही उसके विपरीत जा सकता है। ये बड़ी चीज है। तो सुकरात जो है उसका सारा जो पूरी लाइफ है वो एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव और अकॉर्डिंग टू लॉज, ये सारी चीजें उस पर बिलीव करने के लिए वो उसका जीवन चलता रहा। उसके जीवन में जो सबसे बड़ा जो मोटिव था वो क्या था कि विधि सम्मत आचरण और नागरिक कर्तव्यों का अस्थिरता पालन करना, ये दो इंपॉर्टेंट चीज थी। शक्ति की रक्षा करने के लिए सभी कानूनों का वो समर्थक था। जब एथेंस में कई लोग राज्य कर रहे थे तब उसने उस आज्ञा का उल्लंघन करते हुए नागरिकों को बंदी बनाने से इसलिए इनकार कर दिया कि उसकी उस अप्रोच में नागरिकों को गिरफ्तार करना अन्यायपूर्ण और अवैधानिक है। सुकरात की राजभक्ति जो है वो अलग प्रकार की थी। मतलब ये सारी चीजें सुकरात को देखने को मिलती हैं।
कानून के नियम के अलावा वो किसी को प्राकृतिक नहीं मानता था, यानी कहता था कानून का नियम ही प्राकृतिक नियम है, नेचुरल लॉ है, प्राकृतिक नियम है। प्राकृतिक नियम जो है समानता पे आधारित होता है, ये एक इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको प्राकृतिक बोला गया है। और समाज व्यक्ति के पहले है। सरकार और शासन एक ऐसा सार्वजनिक कर्तव्य है जो राजनीतिक समाज में सर्वाधिक बुद्धिमान और सर्वोत्तम व्यक्ति की सेवाओं को निमंत्रित करता है। आप समझिए, तो सोफिस्टों के अगेंस्ट वो बोलता है कि राज्य जो है प्राकृतिक है और अनिवार्य है, यानी राज्य को होना चाहिए। राज्य जो है प्राकृतिक है और अनिवार्य है। अब ये दो चीजें क्यों बोला है? क्योंकि जब उसने बोला कि कानून का पालन करना चाहिए, तो राज्य ही कानून का निर्माण करता है, इसलिए वो बोल रहा है कि भाई राज्य जो है अनिवार्य है, बिना राज्य के कानून का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए समाज व्यक्ति के पहले है। समाज क्या है? व्यक्ति के पहले है, क्योंकि समाज जो है व्यक्ति की रक्षा करने के लिए है और व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन समाज में होता है। तो अगर समाज सुरक्षित है तो व्यक्ति भी सुरक्षित होगा। ये क्लियर हो गया? देखिए, बहुत बड़ी चीजें हैं, मैं इसको शॉर्ट में लेके चल रहा हूं ताकि आपको आसानी से सब चीजें समझ में आती रहे। सोक्रेट्स को पढ़ने के बाद जो जो फिलोसफर्स आएंगे उनको आप फिर आसानी से समझ पाएंगे। फिर जो ह्यूमन टेंडेंसी, उसके बारे में कहता था कि भाई ये डेफिनिट है, ये डिफाइंड है कि जो मानव स्वभाव है वो दो प्रकार का है। पहला जो है कमजोर स्वरूप है, दूसरा शक्तिशाली है। तो मानव स्वभाव को भी दो भागों में बांट देता है। जब मानव स्वभाव की बात करें तो जैसा कि बोलता है कि भाई मानव का स्वभाव भी ऐसा नहीं है कि हर समय मजबूत ही रहेगा, कमजोर भी है और शक्तिशाली भी है। ये कमजोर भी है और शक्तिशाली भी है। तो दो स्वरूप, दो नेचर है। तो कमजोर पक्ष में क्या होगा? लोभ होगा, स्वार्थ होगा, राइट, और संकीर्ण प्रवृत्ति का होगा। ये जो पक्ष है कमजोर वाला, इसमें ये है कि मनुष्य का अपना एक नेचुरल जो है वो चीज नहीं दिखाई पड़ेगी, वो नैसर्गिक नहीं होगी, अकृत्रिम हो जाएगी और पशु की कोट में आ जाएगा। जो पशु की कोट में आएगा तो वो स्टेबल नहीं होगा, स्थायी नहीं होगा। तो इसके अधीन मनुष्य क्या करेगा? केवल दैहिक वासनाओं के वशीभूत होकर काम करेगा। तो ये क्या है? ये हो जाएगा, कमजोर पक्ष हो जाएगा लोभी स्वार्थी। लोभी हो जाएगा और स्वार्थी हो जाएगा, क्योंकि इसको सिर्फ वो चीजें चाहिए जिससे इसको, इसकी देह को कुछ फायदा मिले। और शक्तिशाली जो स्वरूप है वो मनुष्य की कल्याणकारी प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। यह पक्ष शिव का स्वरूप है, गुडनेस का है। तो इसमें क्या हो जाएगा? गुडनेस है, शिव है। ये जो है कल्याणकारी, ये शिव है, ठीक है, ये शिव है। और इसमें क्या छुपा है? कल्याण है। तो ये जो है जब शक्तिशाली हो जाएगा तो सबको देख करके काम करेगा, पर्सनल अटेंशन, पर्सनल चीज पे ध्यान नहीं करेगा। तो ये गुडनेस की बात कह रहा है। फिर इसकी सहायता से ही मनुष्य जो है सत्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है, यानी जो शक्तिशाली जो स्वरूप है उससे ही मनुष्य जो है सत्य का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से निकल करके आता है कि सत्य का ज्ञान जो है वो तभी आ सकता है जब उसका जो नेचर है, जो स्वभाव है, वो शक्तिशाली होगा। मानव की जो नेचुरल रिलेटेड जो आइडियोलॉजी है, प्रकृति संबंधी जो धारणा है, वो सुकरात के दार्शनिक विचार पे आधारित है और इसी को सेंटर पॉइंट मान करके मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बोला गया है कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है। क्या है? मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा गया। फिर हम बात करते हैं कि सुकरात को एक सोफिस्ट माना जा सकता है। तो देखिए, जो वैसी जो क्लासिकल चीज है उसमें क्या है कि जो सोफिस्ट है वो घूम घूम करके बाहर से आए थे, बाहर से ज्ञान देते रहते। तो
एथेंस के जो लोग हैं वो सुकरात को भी एक सोफिस्ट मानते थे। सोफिस्ट शब्द का जो रिलेवेंट जो मीनिंग रहा, जिसको हम जानते हैं, तो वो क्या है कि सुकरात को एक सोफिस्ट विचारकों के अनुसार देखा जाता है, क्योंकि घूम घूम करके वो अपनी बात को बताते थे। उनके अंदर वो वाक चातुर्य होता था, स्मार्टनेस होती थी बोलने की, उनका लॉजिकल पावर अच्छा होता था, तर्क कर सकते थे, प्रभावशाली शब्द हो सकते थे, डिबेट में बहुत ज्यादा बढ़िया मजबूत लोग होते थे। तो सोफिस्ट भी यही करते थे। सोफिस्ट है वो ह्यूमन रिलेटेड जो पूरी आइडियोलॉजी है उस पे वो ज्यादा बिलीव करते थे कि मनुष्य क्या कर रहा है, उस पे वो ज्यादा थे। सोफिस्ट द्वारा जो प्रतिपादित मानवतावाद की नवीन विचारधारा जो लाई गई थी, उसमें सुकरात ने थोड़ा सा बुद्धि ज्ञान लगा दिया और मानवतावादी मूल्यों पर बल देने के कारण ही उसे सर्वश्रेष्ठ सोफिस्ट कहा गया। वो समाज के रीति रिवाजों और उसकी परवाह नहीं करता है, बोलता है कि व्यक्ति को विचार स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और नैतिकता कोई समाज का तत्व मानता है। तो उसका जो पूरा का जो पूरा फेज है वो सोफिस्ट से मिलता है, इसलिए उसको सोफिस्ट देखने को पता चल जाता है।